नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की विविधतापूर्ण कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए उभरती हुई हिंदी लेखिका डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की लिखी हुई कहानी एक थी नीरजा। तो शुरू करते हैं कहानी एक थी नीरजा। नीरजा मौसी, मैं अंदर आ जाऊं? रघु ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। आ जाओ। ये तो तुम्हें पता ही है रघु कि नीरजा मौसी के कोठे पर आने वाले का मन और नीयत दोनों साफ होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति यहाँ ठहर सकता है, वरना यहाँ का पूरा बाजार जानता है कि दोगले लोगों का मैं क्या हस्र करती हूँ। नीरजा मौसी ने पान की गिलौरी मुंह में डालते हुए कहा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ मौसी, मैं आपके काम की खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आप मुझे शाबाशी के साथ इनाम भी देंगी, रघु ने चापलूसी करते हुए कहा। ठीक है, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीरजा मौसी ने रघु से कहा। लड़कियों, तुम लोग अंदर जाकर अपने नृत्य का अभ्यास करो। नीरजा मौसी की बात सुनकर सभी लड़कियों ने एक साथ कहा, ठीक है मौसी। ये कहती हुई सभी अंदर चली गईं। उन सभी लड़कियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। वहाँ बैठी किसी भी लड़की के चेहरे पर दुख, दर्द या अपमान की काली छाया नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, अब बता, ऐसी कौन सी खबर लाया है जिसे बताने के लिए तू उतावला हुआ जा रहा है? नीरजा मौसी ने पूछा। मौसी, चंपाबाई एक नई लड़की का सौदा करने वाली है। सुना है कि वो लड़की उत्तराखंड से है। मदन उसे लेकर आया है। उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। अब यह चंपाबाई के हाथों बेचकर भाग जाएगा, किसी नए शिकार की तलाश में, रघु ने बहुत धीमी आवाज में कहा। रघु की बात सुनकर नीरजा मौसी के चेहरे पर कठोरता छा गई और आंखों से गुस्से की चिंगारी निकलने लगी। रघु, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। चंपाबाई के कोठे पर जाने से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। किसी भी कीमत पर मैं किसी और लड़की को दूसरी नीरजा नहीं बनने दूंगी। मैंने जो प्रण लिया है वो टूटना नहीं चाहिए। रघु, मदन को मुंह मांगी कीमत दो और उस लड़की को लेकर यहाँ आओ। ये मेरा आदेश है, नीरजा मौसी ने कठोर शब्दों में आदेश दिया। मौसी, मैंने पता लगाया है, मदन हमारे साथ सौदा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार आपने उसे जेल भिजवाया था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि उस घूसखोर इंस्पेक्टर ने उसका साथ दिया था, इसीलिए वो बच गया था। अब वो आपको अपना दुश्मन समझता है। मैंने अपने एक आदमी के जरिए उससे बात करने की कोशिश की। उसी ने बताया कि वो आपके कोठे पर उस लड़की को नहीं देगा, वो चंपाबाई के कोठे पर बेचेगा, रघु ने नीरजा मौसी से बताया। ठीक है, अगर उसने ऐसा सोच रखा है तो मुझे भवानी भैया को बुलाना पड़ेगा। उनके आने के बाद मदन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, नीरजा मौसी ने कठोरता से जवाब दिया। भवानी ठाकुर का नाम सुनकर रघु का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भवानी ठाकुर को आप बुलाएंगी? रघु ने घबराते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी मासूम बच्ची को इस नर्क में नहीं आने दे सकती। इसके लिए मुझे मदन जैसे दरिंदों का वध भी करवाना पड़ा तो मैं ये भी करूँगी, क्योंकि समाज से ऐसी गंदगी को साफ करने का काम सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे दरिंदों को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने शांति का रास्ता अपना लिया तो इन भेड़ियों ने समझा कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। ये इन लोगों की सबसे बड़ी भूल है, उनका ये सोचना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ भवानी ठाकुर ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। मैंने शिकार खेलना बंद किया है, शिकार खेलना भूली नहीं हूँ। मैंने अपनी तलवार को म्यान में डाला था, ये सोचकर कि अब शायद इसे बाहर निकालने की ज़रूरत ना पड़े, पर यदि मुझे ऐसा लगा कि बिना तलवार निकाले काम नहीं चलेगा तो मैं अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लूँगी। तब मुझे इन दुष्टों के संहार करने से कोई नहीं रोक पाएगा, पुलिस भी नहीं, नीरजा मौसी ने गुस्से में कहा। यह कहते हुए उनकी आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। नीरजा मौसी को देखकर रघु की हालत खराब हो गई, क्योंकि रघु ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर नीरजा मौसी अपने पर उतर आईं तो उन्हें काल भी नहीं रोक सकता। मौसी, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मदन मान जाए, मैं चलता हूँ, इतना कहकर रघु वहाँ से चला गया। नीरजा मौसी का ऐसा विकराल रूप कोठे की नई लड़कियों ने नहीं देखा था। वो सब डर गईं। एक लड़की जिसका नाम सलोनी था, उसने वहाँ की लड़कियों से पूछा, मौसी किस बात पर इतना नाराज हो रही हैं?
तुम अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हें यह सब नया लग रहा है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग किसी मासूम लड़की को किसी कोठे पर बेचना चाहते होंगे। ये बात मौसी को रघु से पता चल गई है, इसलिए वो इतनी नाराज़ हैं। हमारी नीरजा मौसी तो हम जैसी लड़कियों के लिए देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सब सुरक्षित हैं। वरना यहाँ सुनहरी गली में आने वाली लड़कियों का जीवन तो नरक से भी बदतर हो जाता है। लेकिन नीरजा मौसी के कोठे की लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ अपने नृत्य संगीत से लोगों का मनोरंजन करती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम बदनाम हो गए हैं और हमें कोई काम नहीं देता है। अगर मौसी के वश में हो तो वो हमें ये काम भी ना करने दें। पुष्पा नाम की उस लड़की ने कहा। उसके चेहरे पर नीरजा मौसी के लिए अपार श्रद्धा के भाव दिखाई दे रहे थे। रघु नीरजा मौसी के कोठे से निकलकर सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसने अपने दोस्त को समझाया कि वो मदन से कहे कि लड़की का सौदा नीरजा मौसी के कोठे पर करें। दूसरे दिन उस आदमी ने रघु को बताया कि मदन चंपा पाई से ही सौदा करेगा। ये सुनकर रघु घबरा गया। उसने नीरजा मौसी को सब कुछ बता दिया। मदन अपनी प्रेमिका को लेकर होटल के कमरे में रुका हुआ था। अगले दिन उसने लड़की से कहा, कनक तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपनी मौसी के पास लेकर चलूँगा। मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने विषय में सब कुछ बता दिया है। सच? आप मुझे अपनी मौसी से मिलवाने लेकर चलेंगे? कनक ने खुश होकर कहा और मदन से लिपट गई। मदन ने भी कनक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ कनक के शरीर का नाप लेने लगे। उसने कनक का चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया और अपने होंठों को कनक के होंठों पर रखने ही वाला था कि अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। उसके कानों में चंपाबाई के शब्द सुनाई देने लगे, लड़की अगर कुंवारी नहीं हुई तो मैं उसके अच्छे पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कुंवारी लड़की चाहिए। यह याद आते ही मदन ने कनक को अपने से दूर कर दिया। कनक ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? आप मुझसे इतनी दूर क्यों हो गए? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि हम अपनी सुहागरात अपने घर में मनाएंगे, किसी होटल के कमरे में नहीं। मौसी का घर भी तो हमारा घर है, मदन ने जल्दी से कहा। मदन की बात सुनकर कनक के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। रात के 8 बजे मदन कनक को लेकर चंपाबाई के कोठे पर पहुंचा। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक लड़की दिखाई दी। मदन ने उससे पूछा, रानी आज यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, सब कहाँ गए? रानी ने बड़े ध्यान से कनक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक जहरीली हंसी फैल गई। ये लड़की कौन है मदन? रानी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेरी पत्नी है। तुमने बताया नहीं, सब लोग कहाँ हैं? मदन ने फिर पूछा। आज अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है, सभी अपने कमरे में हैं। चंपा मौसी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो, रानी ने कहा और मटकती हुई वहाँ से चली गई। ग्राहक शब्द सुनकर कनक चौंक गई। उसने सवालिया निगाहों से मदन को देखते हुए पूछा, ग्राहक से क्या मतलब है? तुम भी ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मौसी के घर में उनकी एक दुकान है। इस समय अभी कोई खरीदार नहीं आया है, इसीलिए सब लड़कियां अपने कमरे में आराम कर रही हैं। रानी दुकान के ग्राहकों की बात कर रही है, मदन ने बात बनाते हुए कहा। उसे अपने प्रश्न पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे समझ लेना चाहिए था कि चंपाबाई को पता है कि कनक को लेकर मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने इस कोठे को घर जैसा बना दिया है जिससे कनक को कुछ शक ना हो। अगर उसे शक हो जाएगा और वो कोई हंगामा कर देगी तो बगल में ही नीरजा मौसी का कोठा है, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सोचकर मदन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो आगे बढ़ा और चंपाबाई के विशेष कक्ष के पास पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, भीतर से आवाज़ आई। मदन कनक को लेकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, पर अंदर आते ही उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि अंदर चंपाबाई के स्थान पर नीरजा मौसी बैठी हुई थीं और चंपाबाई अलग कुर्सी पर डरी हुई बैठी थी। कमरे में भवानी ठाकुर को देखकर मदन की रूह कांप गई और डर के मारे उसका हलक सूख गया। आइए मदन जी, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। आप बहू को लेकर आ गए? मैंने आपके लिए आरती का थाल सजा रखा है। बहू तो बहुत सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना चंपा दीदी? नीरजा मौसी ने चंपाबाई और मदन को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भवानी भैया, जरा मदन की आरती उसकी पत्नी के सामने उतारिए। बहू भी तो देखे कि हम अपने भांजे का स्वागत कितने शानो शौकत से कर रहे हैं।
नीरजा मौसी ने कठोर शब्दों में कहा। नीरजा की बात सुनते ही मदन डर कर कांपने लगा और दौड़कर नीरजा मौसी के पैरों पर गिर गया। कनक जो अब तक खड़ी हुई आश्चर्य से यह सब देख सुन रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। आप रो क्यों रहे हैं? आपने तो मौसी को हमारे बारे में सब बता दिया है, तो अब क्यों उनसे माफ़ी मांग रहे हैं? मौसी ने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया है। कनक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। बहू की बात का जवाब दो मदन बेटा। जब आप पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं तो अब दोबारा माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मुझे माफ़ कर दीजिए मौसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे चाहे जितना जूता मार लीजिए, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जीवन में ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। मदन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम दोबारा ऐसी गलती करने के लायक रहोगे तब ऐसी गलती करोगे ना। जब उस काबिल रहोगे ही नहीं तो गलती करने का सवाल ही नहीं उठता। ये कहते हुए नीरजा मौसी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था और उनकी आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी। उनकी सर्द आवाज़ सुनकर मदन के शरीर में झुरझुरी जैसी दौड़ गई और कनक का दिल भी किसी आशंका से धड़क उठा। मौसी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे बताइए क्या बात है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कनक ने रोते हुए पूछा। मदन, कनक को सब सच सच बताओ, नीरजा मौसी ने सर्द आवाज़ में कहा। कनक, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी करने का झूठा नाटक किया था। मैं तुम्हें यहाँ चंपाबाई के हाथों बेचकर तुम्हें इनके पास छोड़कर चला जाता। मदन ने एक सांस में सबक दिया। मदन की बात सुनकर कनक का चेहरा भय से पीला पड़ गया। मदन, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? कनक ने घबरा कर रोते हुए कहा। कनक का डरा हुआ चेहरा देखकर नीरजा मौसी को कुछ याद आ गया। उनके चेहरे पर दर्द सिमट आया। भोला, दामाद जी की खातिरदारी नहीं करोगे? अरे हाँ, इन्हें बगल वाले कमरे में ले जाओ, वहीं इनके चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, नीरजा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। नीरजा मौसी की बात सुनकर मदन चिल्लाकर कहने लगा। नहीं मौसी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भोला के हवाले ना कीजिए। उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। भोला मदन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ से उसकी हृदय विदारक चीखें सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर चंपाबाई का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। कनक मदन की चीखों को सुनकर रोने लगी। नीरजा मौसी ने उसे अपने पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, अब डरने की ज़रूरत नहीं, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। नहीं मौसी, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। हमारे गांव की लड़कियों की शादी वहाँ के लड़कों के साथ ही होती है। अगर कोई लड़की किसी और लड़के का हाथ पकड़ लेती है या उसके साथ भाग जाती है तो वहाँ के लोग उसे कभी नहीं अपनाते। अगर उसके घर वाले ऐसा करना भी चाहें तो बिरादरी वाले उनका बहिष्कार कर देते हैं। अगर मैं वहाँ गई तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का जीवन भी नरक बना दिया जाएगा। मैं अपने पापों की सज़ा अपने घर वालों को नहीं दे सकती। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए। कनक ने रोते हुए नीरजा मौसी से कहा। कनक के आंसुओं को देखकर नीरजा मौसी का कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने रोते हुए अपने सीने से उसको लिपटा लिया। तभी वहाँ पुष्पा आ गई। उसे देखकर नीरजा मौसी ने कहा, पुष्पा, कनक को यहाँ से लेकर जाओ। नीरजा मौसी ने गंभीर लहजे में कहा। पुष्पा और कनक के वहाँ से जाने के बाद नीरजा मौसी ने चंपाबाई की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ क्या करूँ चंपा, तुम ही बता दो। नीरजा मौसी ने घूरते हुए पूछा। मुझे माफ़ कर दो नीरजा, अब मैं कभी भी किसी लड़की का सौदा नहीं करूँगी। आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चंपाबाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं चंपा, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि तुम किसी भी मासूम लड़की का सौदा ना करो, पर लगता है कि तुम्हें शराफत की भाषा समझ ही नहीं आती। अब मैं तुमसे उसी भाषा में बात करूंगी जो तुम्हें समझ में आती है। चंपाबाई, मैंने तुम्हें इससे पहले भी सचेत किया था कि किसी भी मजबूर लड़की का कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करना, पर तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। चंपाबाई, मैं इस सुनहरी गली में क्यों पड़ी हुई हूँ, ये बात तुम जैसी सभी औरतें अच्छी तरह से जानती हैं। मैं यहाँ से जा सकती हूँ अपने विधवा आश्रम में या अनाथाश्रम में, और मैंने लड़कियों के रहने के लिए जो हॉस्टल बनवाया है वहाँ जा सकती हूँ, पर मैं वहाँ न जाकर इस गंदी गली में पड़ी हूँ। क्यों? क्यों भला? ये बात तुम नहीं सोच सकी?
तुमने कैसे समझ लिया कि मेरे रहते हुए तुम लोग ऐसा घिनौना काम कर लोगे? मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था कि अब तुम्हारे कोठे पर जो लड़कियां हैं उन्हीं से अपना काम चलाओ, क्योंकि वो अब कोठे से जाना नहीं चाहती हैं। इसीलिए तुम उन्हें अपने पास रखो, पर किसी नई लड़की को धोखे में फंसाकर कोठे पर बैठाने की कोशिश न करना। पर तुमने ऐसा किया, अब इसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, नीरजा मौसी ने कठोरता से कहा। फिर उन्होंने भवानी ठाकुर से कहा, भवानी भैया, ये आपके बेटी की गुनहगार है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। नीरजा मौसी की बात सुनकर चंपाबाई डर से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, नीरजा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करूँगी। नीरजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से जाने लगी। चंपा गिड़गिड़ाते हुए उनसे क्षमा मांग रही थी, पर उन्होंने चंपाबाई की बात को अनसुना कर दिया और चंपाबाई के कोठे से बाहर चली गई। नीरजा के जाते ही भवानी ठाकुर ने फ़ोन किया। कुछ समय बाद ही 7-8 लड़कियां जो जूडो कराटे में माहिर थीं वहां आ गईं। भवानी ने कहा, तुम लोग चंपाबाई को अपने साथ लेकर जाओ और इसके साथ वही करो जो ये मासूम लड़कियों के साथ करती है। इसको पहले सबक सिखाओ, फिर देखते हैं इनके साथ क्या किया जाए। ये कहते हुए भवानी ठाकुर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। वो लोग चंपाबाई को अंदर कमरे में लेकर गई। वहाँ से चंपाबाई की हृदय विदारक चीखें सुनाई देने लगीं। चंपा की चीखें सुनकर भवानी ठाकुर के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई देने लगे। नीरजा जब अपने कोठे पर पहुंची, वहाँ लड़कियों ने बताया कि कनक लगातार रोए जा रही है, उसने पानी भी नहीं पिया है। नीरजा कनक के पास गई। उसे देखकर कनक और जोर से रोने लगी और नीरजा का हाथ पकड़कर विनती करने लगी कि वो उसे जहर दे दें, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। कनक की बात सुनकर नीरजा ने समझाया कि यदि वो अपने घर जाना चाहती है तो वो उसे वहाँ भिजवा देंगी, पर कनक अपने घर लौटने को तैयार नहीं थी। नीरजा मौसी ने उससे कहा, तुम मरना चाहती हो तो समझ लो आज से तुम्हारी मौत हो गई है। अब तुम एक चलती फिरती लाश हो जिसके मन से सभी प्रकार की इच्छाओं का दमन हो गया है। अब तुम्हारे लिए दुख सुख मान अपमान हानि लाभ अपना पराया सब एक समान है। अब तुम दूसरों के लिए जिंदा रहो, अपनी तरह किसी और को बर्बाद ना होने दो। मैं एनजीओ चलाती हूँ, वहाँ तुम्हारी जैसी लड़कियाँ हैं जो एक मिशन पर हैं। उनका संकल्प है कि वो दुनिया से सताई मजबूर लड़कियों का सहारा बनेंगी। तुम भी उन लड़कियों में शामिल हो जाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुमने अपने माता पिता के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगो और असहाय लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहो, नीरजा मौसी ने गंभीर लहजे में कहा। नीरजा की बात सुनकर कनक ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि अब वो पूरा जीवन समाज सेवा में लगाएगी। ये विचार आते ही कनक के मन का संताप मिट गया और उसका चेहरा आत्मविश्वास की आभा से दमकने लगा। कनक के जाते ही नीरजा मौसी के चेहरे पर दर्द की परछाई दिखाई देने लगी। नीरजा ने लड़कियों से कहा कि वो कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें। सभी लड़कियां वहां से चली गईं, पर उनके चेहरों पर दुख के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि वो लोग जानती थीं कि अब नीरजा मौसी अपने अतीत में जाएंगी और उन यादों को याद करके वो फिर से दुख के सागर में गोते लगाने के लिए विवश होंगी। सभी के जाने के बाद नीरजा मौसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो धीरे धीरे अतीत की गहराइयों में उतरती चली गईं। आज से 40 साल पहले की नीरजा शर्मा, अपने माता पिता की लाडली और अपने बड़े भाई की दुलारी। उसके पिता गांव के अमीर लोगों में से थे। उसका गांव नहीं कस्बा था। वहीं के कॉलेज में वो पढ़ रही थी। कॉलेज के एक लड़के रमन से उसे प्यार हो गया। वो ये जानती थी कि रमन से उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक साधारण परिवार का लड़का था, पर कहते हैं कि प्यार सिर चढ़कर बोलता है। वही नीरजा के साथ हुआ। वो रमन के प्यार में अंधी थी और एक दिन वही हुआ जो उसने नहीं सोचा था। नीरजा के माता पिता ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। जब ये बात उसने रमन को बताई तो रमन ने कहा, यदि तुमने अपने माता पिता के पसंद के लड़के के साथ शादी की तो मैं तुम्हारे शादी वाले दिन आत्महत्या कर लूँगा। ये सुनकर मासूम नीरजा डर गई, क्योंकि वो रमन से सच्चा प्यार करती थी। फिर रमन के कहने पर उसने रमन के साथ भागने का फैसला कर लिया। नीरजा ने अपने घर से गहने और नगद रुपए चुरा लिए और शादी के 1 सप्ताह पहले वो रमन के साथ भाग गई।
रमन उसे लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने मंदिर में नीरजा के साथ शादी की। फिर उसे एक लॉज में लेकर गया। वहाँ वो 15 दिनों तक उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। नीरजा भी उसे अपना पति समझती थी। 15 दिनों बाद एक दिन रमन ने कहा कि वो उसे अपनी मौसी से मिलवाना चाहता है, जो इसी शहर में रहती हैं। नीरजा खुशी खुशी रमन के साथ चल पड़ी, क्योंकि वही तो उसकी जीवन नैया का खिवैया था। वो उस पर कैसे अविश्वास कर सकती थी। रमन उसे चांदनी बाई के कोठे पर बेचकर चला गया और नीरजा को पता ही नहीं चला। जब चांदनी बाई ने उसे सच्चाई बताई तो स्तब्ध रह गई। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चांदनी बहुत दयालु औरत थी। उसने नीरजा के जिस्म का सौदा नहीं किया। नीरजा को नृत्य संगीत की शिक्षा दी और वो नृत्य और संगीत से लोगों का मनोरंजन करने लगी। चांदनी बाई भी प्यार से धोखा खाकर इस कोठे पर आई थी, इसलिए वो नीरजा का दर्द समझती थी। कुछ दिन बाद ही सांप के काटने से चांदनी की मौत हो गई। अब कोठे की पूरी जिम्मेदारी नीरजा की थी। नीरजा कोठे की लड़कियों के जिस्म का सौदा नहीं करती थी। उन्होंने कमाए हुए पैसों से अलग लड़कियों के रहने के लिए एक हॉस्टल बनवाया, आश्रम खुलवाया, जहां मजबूर और असहाय लड़कियां रहती थीं। नीरजा धीरे धीरे नीरजा से नीरजा मौसी बन गई। उन्होंने ये प्रण लिया कि जहाँ तक संभव होगा वो मजबूर लड़कियों की सहायता करेंगी। इस काम में कुछ शरीफ लोगों ने उनका साथ दिया, जो दुनिया वालों की नज़रों में गुंडे मवाली थे, पर वो लोग दिल के बहुत कोमल और दुनिया के सताए हुए लोग थे। उनमें भवानी ठाकुर, जिनकी बेटी को चंपाबाई ने खरीदा था, उसने कोठे की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। भोला, जिसकी बहन को चंपाबाई के आदमियों ने वहशी दरिंदों की तरह नोच डाला था, उसने भी चूड़ी से अपनी नस काटकर आत्महत्या कर ली थी। रघु, जिसकी पत्नी को सुनहरी गली में नीलाम कर दिया गया था, उसने भी मौत को गले लगाया था। इन सबको जब पता चला कि नीरजा मौसी ऐसी लड़कियों की मदद करती हैं, तो ये सब नीरजा के मिशन का हिस्सा बन गए। नीरजा यहाँ रहकर यथासंभव हर मजबूर लड़की की मदद करती। जो अपने घर वापस जाना चाहती थीं, उन्हें घर वापस भिजवा देती थीं, परंतु ज़्यादातर लड़कियाँ जाने से मना कर देती थीं। तब नीरजा मौसी उनके रहने की अलग व्यवस्था करती, उनके हुनर के मुताबिक उन्हें काम सिखाती। यहाँ आई हुई लड़कियाँ सिलाई कढ़ाई का काम करती और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती वो किसी दुकान, स्कूल आदि में काम करती। उन लड़कियों के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये लोग पहले कोठे पर बेची गई हैं, क्योंकि नीरजा की संस्था छुप कर इन लड़कियों की मदद करती थी, जिससे उन्हें समाज में अपमानित ना होना पड़े। नीरजा मौसी अतीत से वर्तमान में लौट आईं। आज वो बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्होंने एक मजबूर लड़की को दूसरी नीरजा बनने से बचा लिया था। वो अब अलग रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती थी। ये सोचकर नीरजा मौसी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की लिखी हुई कहानी एक थी नीरजा। उनकी ये कहानी प्रतिलिप ऐप में मूड ऑफ द मंथ कहानी प्रतियोगिता में चुनी जा चुकी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।